बहुत साल पहले की बात है। सुकन्या नाम की एक अध्यापिका को एक दूर दराज गांव की कन्या पाठशाला में पढ़ाने की नौकरी मिल गई। 2 कमरों की पाठशाला थी। 3 कक्षाएं अंदर चलती थी और बाकी की 2 कक्षाएं पाठशाला के प्रांगण में चलती थी। सुकन्या की कक्षा में कुल 5 लड़कियां पढ़ती थी। पहले ही दिन इतनी कम छात्राओं को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। बेटी सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राधा है। राधा, ये बताओ इस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं पढ़ती हैं? पहले कुल 6 छात्राएं थी, अब तो 5 ही रह गई। फुलवा पढ़ाई छोड़कर चली गई है। फुलवा कहाँ चली गई? जी अपने ससुराल चली गई है, उसका विवाह हो गया। सुकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। फुलवा की उम्र क्या थी? 10 साल की रही होगी। विवाह के पहले विवाह के नाम पर बहुत खुश रहती थी, लेकिन बाद में जब मायके आई तो माँ से रो रो कर कहती थी, अब नहीं जाऊंगी। कुछ देर के बाद जब मध्याह्न की छुट्टी हुई, तब सभी छात्राएं बुलाए जाने पर अध्यापिका सुकन्या के पास आ गई। सभी छात्राओं के शरीर पर फटे पुराने कपड़े उनकी गरीबी की दास्तान सुना रहे थे। सुकन्या का ध्यान उनके पैरों पर गया तो आश्चर्य में पड़ गई। किसी के पैर में चप्पल या सैंडल नहीं थी। तुम लोग चप्पल सैंडल नहीं पहनती? हमने चप्पल कभी नहीं पहनी है। फुलवा को लाल रंग की सैंडल मिली थी जब वो विदा होकर ससुराल जा रही थी। तुम्हें कपड़े कौन सिलवाता है? हमारे बाबू। बड़ी दीदी को सिलवाया था, उसके बाद छोटी दीदी ने पहना। इस साल मैं पहन रही हूँ। ठीक है, तुम लोग जाओ। 5 छात्राएं चली गई, लेकिन सुकन्या अपनी कुर्सी पर ही सोचते हुए बैठी रही। गरीबी का ऐसा आलम भी हो सकता है। बिना चप्पल और सैंडल के ये गरीब बच्चियां अपना जीवन बिता रही हैं। पाठशाला में पढ़ते पढ़ते ही अचानक विवाह हो जाता है। सुकन्या के मन में बड़ा अफसोस हो रहा था। उन पर दया भी आ रही थी। दूसरे दिन राधा देरी से पाठशाला में आई। वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। क्या हुआ राधा, तुम ठीक से चल नहीं पा रही हो? जी पैर में कांच का टुकड़ा लग गया। टुकड़ा निकाल दिया, लेकिन दर्द हो रहा है। बाबू ने हल्दी लगा दी थी, कह रहे थे ठीक हो जाएगा। तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए था। अगर तुम्हारे पैरों में चप्पल होती तो ये खतरा ना होता। घर पर आराम नहीं मिलता, माँ की मार मिलती है। जब तक पाठशाला में रहूंगी उनके द्वारा मार खाने से बची रहूंगी। बहन जी, चप्पल हमारे घर में कोई नहीं पहनता। माँ क्यों मारती है? वो इसकी सौतेली माँ है, बहुत मारती है। कितना दर्द, गरीबी और क्या क्या सह रहे हैं ये बच्चे। भगवान ही इनका उद्धार करे। पाठशाला से छूटने के बाद सुकन्या उन बच्चियों के बारे में ही सोचती चली जा रही थी। उसे रास्ते में एक 3 एकड़ में फैला हुआ बाग दिखाई पड़ा। उसमें बहुत सारे वृक्ष और फूलों के पौधे लगे हुए थे। सुकन्या ने एक लड़की से उस बाग के बारे में पूछा। बेटी, यहाँ आओ। ये बाग किसका है? ये कन्या पाठशाला का बाग है। सुकन्या ने ये बात सुने तो वो बाग के अंदर चली गई। बाग उसे बहुत अच्छी लगी। इतनी अच्छी बाग है, यदि इसका रख रखाव ठीक से हो तो पाठशाला को अच्छी आय मिल सकती है। छात्राओं को भी इसका लाभ मिल सकता है। अरे, ये पौधे तो कमजोर है, इसे सहारे की जरूरत है। सुकन्या ने उस पौधों को सहारा देने के लिए एक रस्सी से उसे बांधकर उस रस्सी का दूसरा सिरा एक मोटे पेड़ से बांध दिया। वो पौधा सीधा हो गया। सुकन्या ने पूरे बाग का मुआयना किया और भविष्य की योजना उनके मन में आ गई। दूसरे दिन सुकन्या ने पाठशाला में उस बाग के पुनरुद्धार की योजना के बारे में चर्चा की। सुकन्या देखो, ये पाठशाला बच्चों के पढ़ाई के लिए बनाई गई है। हमें इनकी पढ़ाई से ही संबंध रखना चाहिए। बच्चों से बागवानी कराना ठीक नहीं। हम 1-2 पीरियड श्रमदान के लिए रख सकते हैं। बच्चों की कार्य क्षमता भी बढ़ेगी
उन्हें सामुदायिक जीवन का ज्ञान होगा। मैं तो उनके अच्छे भविष्य के बारे में सोच रही हूँ। सुकन्या का कहना ठीक है, हमें ऐसे सुधार के कार्य करने चाहिए। बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और हमारी पाठशाला का भी नाम होगा। शिक्षिका शशिकला ने सर झुका लिया। कुछ समय के बाद उसने छात्राओं को भड़काना शुरू किया, लेकिन कोई भी छात्रा उनकी बात से सहमत नहीं हुई। वे सब सुकन्या को अपना आदर्श मानती थी। सुकन्या छात्राओं को लेकर समय निकालकर उस बाग का रखरखाव करने लगी। साफ सफाई के साथ साथ सिंचाई भी होने लगी। कुछ दिनों के बाद राधा का ध्यान उस सहारा पाए हुए पौधे की तरफ गया जो बड़ा पेड़ बन गया था। अरे, ये पौधा कुछ दिनों पहले गिर रहा था। मैंने इसे सहारा दिया और अब ये बड़ा पेड़ बन गया है। वो देखो, दूसरे पेड़ों में अच्छे फल भी आ गए हैं, फूल भी खिल रहा है। अरे वाह, वो देखो, पेड़ में सैंडल लटक रहे हैं, बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, ये तो सचमुच बहुत प्यारे सैंडल है। इतने में पेड़ से आवाज आई, आपने मुझे आधार दिया, इसीलिए मैंने आपकी छात्राओं के लिए आवश्यक सैंडल का इंतजाम किया है। मैं आपके विचार जानता हूँ, इन सब से कहिए। सुकन्या ने छात्राओं को इशारा किया और उन सब ने अपने लिए सैंडल पेड़ से ले लिया। राधा ने भी अपने पैरों में सैंडल पहन ली। मेरे पैर का घाव अभी ठीक नहीं हुआ है, क्या मैं सैंडल को पहनकर चल पाऊंगी? आप इसे पहनकर कदम तो आगे बढ़ाइए, इसके बाद इसका कमाल देखिए। राधा ने सैंडल पहनकर जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, उसका जख्म का दर्द गायब हो गया। वो बड़ी खुशी खुशी चलने लगी। ये तो कमाल हो गया। ये तो वाकई कमाल है। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली, हमें ये जादुई पेड़ मिल गया। इस बात के सारे फल और फूल आप लोगों के लिए है। आप बाजार में इन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमा सकती हैं। उस पैसों से छात्राओं के जीवन में सुधार आ सकता है। सुकन्या और सभी छात्राएं ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। अब किसी भी छात्रा का पैर सूना नहीं रह गया। सबके पैरों में सुंदर सैंडल चमक रहे थे। सुकन्या ने सभी छात्राओं के साथ मिलकर बाग की काया पलट कर दी। बहुत सारे फल फूलों का अच्छा व्यापार शुरू हो गया। बहुत सारे धन की आय होने लगी। छात्राओं के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, किताबें और कॉपियां खरीदी गई। छात्राओं को अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छी सुविधा और शिक्षा मिलने लगी। कन्या पाठशाला एक आदर्श पाठशाला बन गया। लालची बुढ़िया। एक समय की बात है, जनार्दन नगर नामक गांव में 65 साल की एक औरत नीनावती रहती थी। वो अपने 2 बेटे किशोर जी, लाल जी और उसकी 2 बहुएं अंजना और वंदना के साथ रहती थी। वह एक ही घर में रहते थे। नीनावती स्वादिष्ट खाना खाने की बहुत ही शौकीन थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का और हमेशा अपने आप को सजाने और संवारने का बहुत शौक रखती थी। जब उसके बेटे काम पर चले जाते तो उनकी बहू भी अपने काम में व्यस्त हो जाती। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, जरा इधर आओ। जी माँ, बोलिए। क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकती हो? मुझे बड़ी प्यास लगी है। नीनावती बहुत ही आलसी थी। अपने पास में रखा हुआ ग्लास का पानी भी वह उठकर नहीं पी सकती थी। वह हर बार किसी न किसी बहाने से किसी न किसी को बुलाती और उन्हें परेशान करती थी। उसकी बहुएं उसका कहना तो मानती थीं, पर उससे काफी परेशान थीं, क्योंकि उसे खाने का बहुत शौक था। इसलिए जब रसोई में अच्छा पकवान बनने लगता तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती और रसोई घर में चली जाया करती थी और देखना चाहती थी कि क्या बन रहा है। अरे बहू, सुनो, तुम क्या पका रही हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जब नैनावती की बहुएं खाना बना लेती तो वह इंतजार किया करती थी कि वह कब रसोई घर से बाहर निकले। जैसे ही उसकी बहुएं रसोई घर से बाहर निकलती, वह रसोई घर में घुस जाती और अच्छे पकवान को देखने लगती और अलग से एक बर्तन में निकालकर
चुपचाप अपने कमरे में ले जाती थी और खाने के समय बहुएं पहले सबको खाना परोसती थीं और फिर जब उनकी बारी आती तो खाना कम पड़ जाता था। पता ही नहीं चलता था कि खाना कैसे कम हो जाता है। उनके पति कहते कि रोज रोज खाना कम पड़ता है और ज्यादा खाना क्यों नहीं बनाते तुम लोग। ऐसा सुनकर नैनावती खुश होती थी मगर अपने बेटे को कुछ नहीं कहती थी। एक दिन की बात है, किशोर ने बाजार से कुछ मिठाइयाँ खरीदी और घर लेकर आया। वह मिठाइयाँ उन्होंने अपने बच्चों को दे दी। जैसे ही नैनावती ने मिठाई का डब्बा देखा तो उसके मुंह में तो पानी आ गया और वह अपने आप को रोक नहीं पाई। वो अपने पोते पोतियों के पास आई और मिठाई का डब्बा उनसे ले लिया। सुनो बच्चों, ये मिठाई मैं तुम लोगों को बराबर बराबर बांटूंगी। चलो अपनी आंखें बंद करो, अपना हाथ आगे करो बच्चों। बच्चों ने दादी की बात मान ली और वैसा किया जैसा दादी ने कहा। फिर नैनावती ने कुछ मिठाइयाँ अपने पास रख ली और बाकी की मिठाइयाँ बच्चों को दे दी और फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। यही नहीं, उसका एक और काम था वहाँ। वह अपनी बहू की साड़ियाँ भी चुराया करती थी। जब उसकी बहुएं साड़ियों को तार पर सूखने के लिए डालती, वह चुपचाप जाती और अपने अलमारी में रख देती। इधर उसकी बहुएं काफी परेशान हो जाती कि ऐसा कौन करता है। उन्हें लगता था कि साड़ियाँ कोई चुरा ले जाता है। माँ जी, आपने मेरी लाल साड़ी देखी क्या? बहुत समय से ढूंढ रही हूँ मगर मुझे नहीं मिल रही। मैंने उसे सूखने के लिए तार पर डाला था, क्या आपने देखी है? नहीं बहू, मैंने नहीं देखी। मुझे लगता है कि वो पड़ोस की पुष्पा ने ऐसा किया होगा। कल मैंने वो साड़ी उसके पास देखी थी। मेरी भी साड़ी नहीं मिल रही है। मुझे तो लगता है ये पुष्पा का ही काम है। तुम दोनों को उसके पास जाकर बात करनी चाहिए। ऐसा बोलकर उसने अपनी दोनों बहुओं को बहका दिया। वो दोनों अपनी पड़ोसन पुष्पा के पास गईं और लड़ने लगीं। पुष्पा की तो कोई गलती ही नहीं थी। उन्हें लड़ता देखकर नैनावती बहुत खुश हो रही थी। इनको तो पता ही नहीं चलेगा कि ये सब मेरा काम है। देखो कैसे लड़ झगड़ रही है। नैनावती ऐसे ही अपने परिवार में सबको तंग करती। एक दिन की बात है, वह अचानक बहुत खुश हो जाती है कि अगले महीने दशहरे का त्योहार आ रहा है और वह चाहती थी कि सब लोग नया कपड़ा खरीदें। हमें कपड़ा खरीदना चाहिए। और हाँ, अभी सासू माँ भी आ रही हैं। क्या आप उनके लिए भी कपड़े खरीद लेंगे? वह हम सबके साथ दशहरा मनाने आ रही हैं। ये सुनकर नैनावती को अच्छा नहीं लगा। उसे बहुत जलन हो रही थी कि वो क्यों आ रही है। आने दो, मुझे पता है उसे कैसे भगाना है। अगले दिन नैनावती अपने कमरे से बाहर आई। उसने अपने बेटे और बहुओं को किसी का इंतजार करते देखा। वह सब बरामदे में खड़े थे। हे भगवान, देखो कैसे ये लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या इन्होंने मेरा इंतजार किया है कभी ऐसे? हे भगवान। फिर उसके बाद बड़े बेटे की सास पद्मा वहां आती है। उन्हें देखते ही बच्चे उनके पास दौड़ कर जाते हैं। पद्मा सबके लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आई थी। बच्चों के लिए खिलौने और बेटियों के लिए साड़ियां। पद्मा ने नैनावती को एक सुंदर सा बॉक्स भेंट किया। नैनावती बॉक्स लेकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जैसे ही अपने कमरे में गई, उसे स्वादिष्ट खाने की खुशबू आने लगी। तो वो सोचने लगी कि बहुत कुछ बना है आज तो। यही सोचकर वह मन ही मन खूब जल रही थी। ये देखो कितने स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। मेरे लिए क्या नहीं बना सकती थी? अभी मैं इसको मजा चखाती हूँ। जैसे ही वह दोनों रसोई से बाहर आती हैं, नैनावती तुरंत रसोई घर में जाती है और पकवान में खूब सारी मिर्ची डाल देती है। फिर जैसे ही सबने खाना शुरू किया, सब लोगों से खाया ही नहीं गया। सबको खूब मिर्ची लग रही थी। सब पानी पीते जा रहे थे, मगर नैनावती ने तो खाने को छुआ ही नहीं था। किसी को शक ना हो इसके लिए वह तीखा लगने का नाटक करने लगी कि उसे भी खूब मिर्ची लगी है और पानी पीने लगी। मगर पद्मा को शक हो गया। पद्मा की माँ ने नैनावती को कुछ ना खाते हुए देख लिया था।
उसे ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। पद्मा ने नैनावती पर नजर रखनी शुरू की। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन पद्मा ने देखा कि नैनावती बच्चों की मिठाइयां चुरा कर खाती है और अपने बहू की साड़ियां चुराकर उसे बक्से में रखती है। उसने यह भी देखा कि रसोई में से सब्जियां बाहर लेके आकर अपने कमरे में रख देती है। इन एक हफ्ते में पद्मा को नानावती के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। एक दिन जब सब लोग एक साथ बैठे हुए थे, पद्मा ने सोचा, हाँ, यही सही वक्त है कि इस घर में क्या हो रहा है वह बात सबको पता चले। नैनावती, सुनाइए, क्या वो बॉक्स आप मुझे लाकर दे सकती हैं जो मैंने आपको दिया था? ऐसा कहकर पद्मा नैनावती के कमरे में जाती है, पर नैनावती पद्मा से पहले जाने की कोशिश कर रही थी, पर वह पीछे हो गई। इधर पद्मा ने बक्सा जैसे ही सबके सामने खोला, सब लोग दंग रह गए। उसमें कई प्रकार की मिठाइयाँ, साड़ियाँ और पैसे भी थे। वह यह सब अपने परिवार वालों से चुराया करती थी। नैनावती, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहुएं, तुम्हारे पोता पोती, ये तुम्हारा अपना परिवार है। ये किसी और का नहीं है। ये तुम्हारे सब अपने हैं। तुम्हें क्या लगता है जो तुम कर रही हो वो सही है? माँ, आप ऐसा क्यों कर रही थीं? इसी कारण से बच्चे आपसे हमेशा परेशान रहते थे। आपको नहीं लगता कि जब हम काम से घर आते हैं तो हम बहुत थके हुए होते हैं, और आपको ये सब करने की क्या जरूरत है माँ? आप सबके साथ खुशी खुशी रह सकती हैं। आपने हम सबको कितना परेशान किया है। माँ जी, आपने हमें पुष्पा के बारे में बताया था। वो हमारी कितनी पक्की सहेली थी। आपकी वजह से अब तो वो मुझसे बात भी नहीं करती। माँ जी, हमने आपका बहुत ख्याल रखा। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं हमारे साथ? नैनावती को अपने से कम उम्र के लोगों को ऐसा कहते हुए देखकर बहुत बुरा इसलिए लगा क्योंकि वह उसके खुद के परिवार वाले थे। उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत कर रही थी और उसने इसके लिए सबसे माफी मांगी। उस दिन के बाद से नैनावती अपने बच्चों का बहुत ही ख्याल रखती थी, अपने बहुओं का भी ख्याल रखती थी और उनके साथ खाना भी बनाती थी। ऐसा सब देखकर पद्मा भी बहुत खुश हुई कि उसके रहते नैनावती बदल गई। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने परिवार के लोगों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अपनी छोटी सी जिंदगी में संतुष्ट रहना चाहिए। उम्र के साथ हमें अपना व्यवहार भी बदलना चाहिए।